नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, जब संकट का समय होता है तब अच्छे खासे आदमी की बुद्धि खराब हो जाती है, आत्मविश्वास डगमगा जाता है। झज्जर की दुजाना रियासत का नाम तो आपने सुना ही होगा। इस रियासत की किसी जमाने में तूती बोला करती थी किसी टाइम में, लेकिन जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और एक अफवाह फैल गई कि दुजाना के नवाब ने हिंदुओं पर हमला करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और अनेक हथियार भी जमा कर लिए हैं। आसपास के मुसलमानों के गांव दुजाना में आकर इकट्ठा हो रहे हैं और फिर सब मिलकर एक साथ हिंदुओं के गांव पर हमला बोल देंगे, इस तरह की अफवाहें फैल गई थी। इतना ही नहीं, तब ये अफवाह भी फैली थी कि दुजाना के नवाब इतिदार अली खान ने तोपों का मुंह भी हिंदुओं के गांव की तरफ खोल दिया है। असल में दुजाना नवाब के यहाँ बेटा हुआ था और उसकी खुशी में उसने 3 तोप के गोले हवा में दागे थे। लेकिन अफवाह तो अफवाह होती है, पांव थोड़ी होते हैं जो दौड़ेगी, वो तो उड़ती चली जाती है। खैर, प्रोफेसर शेर सिंह तब विधायक थे और इस भय की स्थिति में वे अपने साथ पुलिस के 2 कांस्टेबल लेकर दुजाना के नवाब के यहाँ सीधे पहुंच गए और मिलने की सूचना भिजवाई। सूचना मिलते ही नवाब ने तुरंत उन्हें मिलने के लिए बुलवा लिया। प्रोफेसर साहब अपनी किताब में बताते हैं कि दंगों की आहट से कड़क मिजाज माने जाने वाले नवाब साहब भी बहुत घबरा चुके थे। उनके तेवर बहुत ढीले थे। नवाब साहब उस समय आराम कर रहे थे और उन्हें सामने देखकर ढीले कुर्ते में ही जो उनका कुर्ता था उसको ही उन्होंने पजामा समझकर अपनी टांगों में डाल लिया। लेकिन जब नाड़ा बांधने लगे तो देखा कि ये तो कुर्ता है। नवाब की इस घबराहट को देखकर इस तरह के तनाव के माहौल में भी प्रोफेसर शेर सिंह की हंसी छूट रही थी और दया भी आ रही थी। नाजुक वक्त में दुजाना के नवाब की घबराहट यह संकेत दे रही थी कि इस रियासत के मालिक की इतनी घबराहट है तो आम आदमी बेचारा किस हालात से इस समय गुजर रहा होगा। जब नवाब साहब सामान्य हुए तो प्रोफेसर शेर सिंह ने बातचीत का सिलसिला शुरू किया। प्रोफेसर शेर सिंह ने सीधे पूछा कि सुनने में आया है कि आप हथियार जमा कर रहे हैं ताकि हिंदुओं के गांवों पर हमला किया जा सके। आपने ये हथियार मुसलमानों में भी बंटवाए हैं, ऐसे आरोप हैं। अगर ये सच है तो क्षेत्र में भयंकर तनाव और खूनी खेल का जरिया बन जाएगा। इसलिए आप सही सही मुझे बताइए कि लोगों में सद्भावना बनाई जा सके, ये मुश्किल वक्त किसी तरीके से गुजर जाए। नवाब ने कहा कि हम सदा यहाँ से प्रेम से रहते आए हैं। दुजाना रियासत में कभी हिंदू और मुस्लिम के बीच दंगे नहीं हुए हैं, दोनों ही किसानी करते हैं। अगर मेरे ऊपर लगाए गए आरोप में रत्ती भर भी सच्चाई मिल जाए तो फिर आप मुझे यहाँ से जिंदा गड़वा देना। मैं मरते दम तक ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे दोनों समुदाय एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाए, ऐसा नवाब ने प्रोफेसर शेर सिंह को कहा। इसके साथ ही नवाब ने यह भी कहा कि हम चारों तरफ से जटवाड़े से घिरे हुए हैं, यानी कि जाटों के गांव से घिरे हुए हैं। ये मुश्किल वक्त और हमें शायद पाकिस्तान ही जाना पड़ेगा। ऐसे में हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप लोग संभालें। इसके बाद प्रोफेसर शेर सिंह रोहतक जिले के कानौर गांव में भी गए, जो मुस्लिम बाहुल्य गांव था। ये मुसलमान राजपूतों का गांव था। इस गांव से फौज में कोई ना कोई नौकरी कर चुका था या कर रहा था, इसलिए हथियार भी पर्याप्त मात्रा में वहां पर थे। इसके पड़ोसी गांव ढराना और चिमनी थे और वहां पर यह भय था कि ये कहानौर वाले मारकाट करेंगे, उधर कहानौर वालों को यह भय था कि ये मारकाट करेंगे। ढराना के अमृत डाकू का भी तब बहुत भय था। असल में ये अफवाहें भी वही फैला रहा था ताकि इसकी आड़ में लूटपाट कर सके। प्रोफेसर शेर सिंह जब कानौर पहुंचे तो देखा कि अफवाहों का असर गांव पर साफ दिखाई दे रहा था। गांव के राजपूत मुसलमान एक चौक में इकट्ठा हो रहे थे। प्रोफेसर साहब के साथ गए जो लोग थे उन्होंने उन्हें गांव में चलने को कहा, लेकिन वो उन लोगों के बीच ही बैठ गए और लोगों से बातचीत करनी शुरू की। वहाँ उनको पता चला कि वो तो जिलाधीश के आने की सूचना पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं ताकि पता चल सके कि उन्हें गांव में ही रहना है या फिर पाकिस्तान जाना है। प्रोफेसर शेर सिंह ने गांव वाले से पूछा कि इस तरह की अफवाहें भी फैल रही हैं, उनकी वास्तविकता क्या है। इस पर एक रिटायर्ड फौजी ने कहा कि प्रोफेसर साहब, अंग्रेजी सेना की तरफ से लड़ते हुए हमने क्वेटा युद्ध में मुसलमानों के खिलाफ ही गोलियां चलाई हैं। ये हमारा वतन है, हम यहीं पे जन्मे हैं, यहीं हमारी पीढ़ियां खप गई हैं। हम तो भारत में ही रहना चाहते हैं। अगर सरकार को ये मंजूर नहीं हुआ तो खुदा जहाँ चाहेगा वहाँ चले जाएंगे, लेकिन धर्म के नाम पर हम किसी का खून नहीं बहाएंगे। प्रोफेसर शेर सिंह गांव से निश्चिंत होकर ढराना जाने के लिए अपनी जीप में बैठे थे तो वो चली नहीं। जांच करने पर पता चला कि उसमें पेट्रोल ही नहीं था। पेट्रोल पंप तब बेरी में, सबसे नज़दीक जो पेट्रोल पंप था वो बेरी में था। इसके बाद गांव से ही मिट्टी का तेल मिला हुआ पेट्रोल का जुगाड़ हुआ
और वो डलवा कर किसी तरीके से प्रोफेसर शेर सिंह ढराना गांव में पहुंचे। इस तरह प्रोफेसर शेर सिंह ने उस नाजुक दौर में कोशिश की कि दोनों समुदाय के बीच मारकाट ना हो, लेकिन हकीकत में तो मारकाट हुई। कई जगहों पर खूब मारकाट हुई और प्रोफेसर शेर सिंह बेबसी से सब कुछ देखते रहे। शायद जो छोटा जिंदा होते तो ये सब ना होता। इसी दौरान मेव मुसलमानों के साथ भी एक ऐसी घटना घटी जो न केवल हरियाणा बल्कि पूरे बंटवारे के इतिहास की अहम घटना थी। हरियाणा से निकलकर मेव भी पाकिस्तान जाने लगे थे। मेवों की महिलाओं का पहनावा उसमें घाघरा ही होता था और लाहौर में उस समय जो सफाई का काम करते थे या जो सफाई का काम करने में जो लोग सम्मिलित थे वो इस तरह का घाघरा पहना करती थी। जब मेवों का पहला जत्था लाहौर पहुंचा तो वहां के मुस्लिम अधिकारियों ने उनको सफाई करने वाला समझा और उन्हें नगर की सफाई का काम में लगा दिया। मेवों ने कहा कि वो तो पुश्तों से किसानी करते आए हैं और हरियाणा से आए हैं, या आप हमसे सफाई करवा रहे हो, हम ये काम नहीं करेंगे। मना करने पर अधिकारियों ने इनकी पिटाई करनी शुरू कर दी तो मेवों का खून भी उबाल मार गया। एक दो जगह से टकराव भी हुआ और इसके बाद ये जत्था वापस सामान लाद कर अपना भारत आ गया। तब मेवों के प्रतिनिधि मोहम्मद यासीन खान को यह सब कथा सुनाई गई। मोहम्मद यासीन खान उस समय पंजाब विधानसभा के सदस्य थे और मेवों के बहुत बड़े लीडर उस समय वो थे। इसके बाद यासीन खान साहब इस प्रोफेसर शेर सिंह से मिले क्योंकि पंजाब विधानसभा में दोनों की दोस्ती हो गई थी। प्रोफेसर शेर सिंह ने उन्हें महात्मा गांधी से मिलने का सुझाव दिया तो वो जाकर सीधे महात्मा गांधी से मिले। यासीन खान ने पूरी कहानी महात्मा गांधी को सुनाई तो उनका हृदय भी रोने लगा और उन्होंने पंडित नेहरू और सरदार पटेल को परामर्श के जरिए एक तरीके से आदेश ही दे दिया कि मेव भारत में रहना चाहते हैं, हरियाणा में रहना चाहते हैं और इनको यहीं रहने दिया जाए। इस तरह से मेव हरियाणा में ही बने रहे और आज भी हरियाणा की आबादी का अहम हिस्सा है। हालांकि ये दुर्भाग्य है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी मेवात भारत के सबसे पिछड़े हुए जिलों में शुमार है। दोस्तों, इसी के साथ ही दुजाना रियासत के इतिहास पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वर्तमान झज्जर जिले की दुजाना रियासत आज़ादी से पूर्व हरियाणा में महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। दुजाना रियासत की जो नींव है वो 1806 ईस्वी में अब्दुस समद खान नाम के एक यूसुफजई पठान ने रखी थी। 1764 ईस्वी में जना अब्दुस समद मराठा सरदार बाजीराव पेशवा की फौज में रिशालदार के रूप में सेवाएं देता था। धीरे धीरे वह मराठा सेना में उच्च पद तक जा पहुंचा, परंतु उसकी महत्वाकांक्षाएं कम नहीं हुई। सिंधिया शासकों की अंग्रेजों के साथ लड़ाई में उसने जनरल लेक का साथ दिया। जीत के बाद अंग्रेजों ने समद खां को यह 24 गांव की जागीर उसकी सेवाओं के बदले बख्शीश के रूप में दे दी। 1806 में एक फरमान के द्वारा उसे इस रियासत का शासक बना दिया गया, जिसे दुजाना रियासत के नाम से जाना जाता है। 1825 में अब्दुल समद की मृत्यु के उपरांत नवाब मोहम्मद डोडे खेड़ा खान गद्दी पर बैठा। उसने 1850 ईस्वी तक 25 साल तक दुजाना रियासत पर शासन किया। इसके बाद नवाब हसन अली खां 1850 से 1867 तक रहे। नवाब सदात अली खान 1867 से 1879 तक रहे। जलालुद्दीन नवाब मोहम्मद मुमताज अली खान 1879 से 1908 तक रहे। जलालुद्दीन नवाब मोहम्मद खुर्शीद अली खां 1908 से 1925 तक रहे। जलालुद्दीन नवाब मोहब्बिदर इख्तियार खान जो लास्ट थे 1908 से 1948 तक रहे। इख्तियार अली खां की छवि जनता में अच्छी नहीं थी और बताते हैं कि अपने शौक को पूरा करने के लिए नवाब ने जनता पर भारी जो कर थे वो थोप रखे थे। नवाब 1945 में दुजाना में भी प्रजामंडल की स्थापना की। उसके अत्याचार से मुक्ति के लिए दुजाना प्रजामंडल का केंद्र कोसली के निकट नाहड़ गांव में था। राव देवकर्ण सिंह दुजाना प्रजामंडल के अध्यक्ष थे और राव सरदार सिंह इसके सचिव बने। प्रजामंडल के नेताओं में राव नेकीराम, पंडित हरिराम, पंडित ताराचंद, महाशय रामजीलाल, हकीम मंगतूराम आदि प्रमुख थे। प्रजामंडल रियासत में कर ने दो आंदोलन चलाया। कर जमा न होने से नवाब की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई। उसने प्रजामंडल के प्रति बड़ी सख्ती दिखाई। नवाब ने दुजाना प्रजामंडल के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार करवा दिया। राव नेकीराम, पंडित ताराचंद आदि नेता भूमिगत रहकर भी कार्य करते रहे। नवाब के तमाम कोशिशों के बावजूद आंदोलन का दमन नहीं थमा। लोगों के जल से जुलूस निकाले गए। नवाब की नीतियों का विरोध किया गया। प्रजा ने नवाब को प्रजामंडल के नेताओं को रिहा नहीं किए जाने की स्थिति में जन सत्याग्रह की चेतावनी दी। जनता के दबाव में उसने 8 दिसंबर 1946 को प्रजामंडल के सारे नेताओं को छोड़ दिया। आज़ादी के बाद नवाब पाकिस्तान में चला गया अपने परिवार को लेकर। मार्च 1948 में दुजाना रियासत का रोहतक जिले में विलय कर दिया गया। आज भी दुजाना और उसके आसपास के इलाकों में दुजाना रियासत के बने भव्य भवन मौजूद हैं और इस बात की गवाही देते हैं कि वक्त सबसे बड़ा बलवान है। दोस्तों,
सिकंदर को भी इस दुनिया से खाली हाथ ही जाना पड़ा था। कल के वीडियो में हम और कहानियों पर बातचीत करेंगे, राजनीति के ऐसे रोचक किस्से आपके सामने लाते रहेंगे। 3 बजे चाय की चुस्कियों के साथ राजनीतिक बातों में हमेशा आपका स्वागत है। सर्दी बहुत पड़ रही है, चाय बनवा लिया करें, चाय की चुस्कियों के साथ राजनीति की बातों का आनंद लिया करें। शॉर्ट में बड़े बड़े राजनीतिक बातें देखें, मजा आएगा। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।